मैडम स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर मैंने की थी अभी, हो गया था। आप दोबारा कीजिए। ओके। ठीक है, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग क्लास। Good evening, ma'am. Audible? Yeah, good evening. So today we'll be completing our unit number 1 of rural marketing. So we left with two topics in this particular unit, that is rural market environment and the factors contributing to growth of rural markets. Okay, so let's start with the rural market environment. So first you guys need to tell me what is environment, what do you understand by the word environment, and how or how many types of environment do we have if we talk about the business environment. हम इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रही हैं। Yes, very good. So we have two types of environment in the business, internal environment and the external environment. Internal environment क्या होता है बेटा? जो हमारी कंपनी के अंदर की चीजें होती हैं, जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, जो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में होती हैं, राइट? एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और जिन पे जो चीज हमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही बट इनडायरेक्टली दे आर अफेक्टिंग आवर बिजनेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ रूरल मार्केट एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारी विलेजेस की मार्केट होती है, जो हमारे विलेजेस होते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हमारे रूरल एरियाज में, तो उनके एनवायरनमेंट की विल बी टॉकिंग अबाउट. Okay, so the rural market environment is a combination of factors that affect buying behavior. अब buying behavior का मतलब क्या हो गया? जो भी हमारे लोग हैं वहां पे विलेजेस में, जो लोग रह रहे हैं, जो रूरल एरियाज में हमारे लोग रह रहे हैं, तो वो उनकी जो परचेजिंग पावर है उसको कैसे अफेक्ट करता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को, गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है, और मार्केटिंग एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट करता है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट या रूरल मार्केट एनवायरनमेंट में जब भी हम स्टडी करते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में विल गोइंग टू स्टडी. ठीक है, इट इज डायनामिक एंड डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अर्बन एनवायरनमेंट्स ड्यू टू इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डायनामिक? डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा? गतिशील। Could you please repeat it? गतिशील। Okay, मतलब डायनामिक इज चेंजिंग, राइट? एनर्जेटिक। या डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग. नाउ what are the different components that we're going to study in rural market environment? First one is economic environment. अब economic environment का क्या है? Economic is all related to the money, है ना? यस। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारे इनकम लेवल से रिलेटेड होता है, हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है, हमारी परचेजिंग पावर से रिलेटेड होता है. ठीक है, सो जितने भी लोग हमारे रूरल एरियाज में होते हैं, तो बेसिकली दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. हाँ, सो जो उनकी इनकम होती है वो सीजनल होती है, राइट? उनकी लो और इरेगुलर इनकम होती है, जिसकी वजह से उनके जो बाइंग डिसीजन है वो भी इफेक्ट करता है ना? क्योंकि अब सोचो ना, गांव में अगर वो फसल उगाते हैं तो फसल 24 घंटे तो नहीं उगती है ना, 24/7 तो नहीं होता है. देयर आर सम सीजन्स कि गेहूं इस टाइम पे उगेगा, चावल इस टाइम पे उगेगा, गन्ने इस टाइम पे उगेंगे, कॉटन इस टाइम पे उगेगा. तो देयर आर सम सीजन्स वेयर जो भी क्रॉपिंग होती है उनकी उसी टाइम ड्यूरेशन पे होती है, उसी सीजन बेस्ड होती है. तो सीजन बेस्ड इनकम होती है, इसी वजह से उनके जो बाइंग डिसीजन होता है, खरीदने की जो चीजें होती है, उनकी जो परचेजिंग पावर होती है बेटा, वो भी उसी पे इफेक्ट करती है. तो हम ये बोल सकते हैं कि उनकी इरेगुलर इनकम होती है.
है ना, लो होती है और इरेगुलर होती है क्योंकि वो सीजन बेस्ड होती है, और उनको गवर्नमेंट Yes. स्कीम्स भी मिलती है, जैसे सब्सिडीज भी मिलती हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा वगैरह ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्पेंडिंग है वो भी इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर लोगों को, जैसे नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉर्मल पीपल गेट लोन्स ऑन अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, बट Yes, जो ma'am. रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको लिमिटेड या कम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो सेफ गार्ड करते हैं फार्मर्स को, विलेजर्स को, सो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट एंड दे कैन अर्न देयर लिविंग बाय देयर ओन, सो दे शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन अनदर वन, राइट। सो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जो उनके इनकम होता है या जो उनकी परचेजिंग पावर होती है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है उनके वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम पे, और वो सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं उनकी कल्चरल बेसिस पे, एग्रीकल्चर के बेस पे ज्यादा होती है, जो कि सीजनल होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उनकी इनकम इरेगुलर है और बहुत लो होती है, और उनके बाइंग बिहेवियर को भी इफेक्ट करती है, उनकी स्पेंडिंग को अफेक्ट करती है, और वो इनकम उनको हमेशा ज्यादा मेजोरिटी ऑफ टाइम से मेजरली एग्रीकल्चर की सोर्स से आती है, ठीक है। सो इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes. Now the another one is demographic environment. Now demographic, where else you guys have studied the word demographic? Segmentation में पढ़ा था demographic. Yes, very good, very good. So जब भी बेटा हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन हमारी 4 तरीके की होती है ना, 4 types of segmentation that we do or the marketer does. So one is geographical base, second is demographic, third is psychographic and फोर्थ इज बिहेवियरल। सो डेमोग्राफिक अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा साइज आ सकता है ना, पॉपुलेशन का साइज, एज आ सकती है, जेंडर के बेसिस पे हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, लिटरेसी रेट के ऊपर कर सकते हैं, उनकी फैमिली के स्ट्रक्चर पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर अवेयर कि जो रूरल मार्केट होती है, रूरल एरियाज होता है, उनमें बहुत ज्यादा बड़ी फैमिलीज होती है ना, लार्ज फैमिलीज होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना, उनका जो Yes. लिटरेसी रेट है वो भी ऑफन इट इज लोअर, है ना, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ज्यादा उनको लगता है कि वी नीड टू हैव सम नॉलेज, वी नीड टू हैव सम स्किल सो दैट वी कैन हैव जॉब लेटर ऑन, राइट। लेकिन रूरल एरियाज में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो लिटरेसी रेट हमेशा या मोर ओवर वी कैन से दैट इज लोअर देन द अर्बन एरियाज, और वो अफेक्ट करती है उनके प्रोडक्ट अवेयरनेस को भी, ठीक है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो यंगर जनरेशन होती है, जो यंगर पॉपुलेशन होती है रूरल एरियाज में, वो नए नए प्रोडक्ट्स को इजीली अडॉप्ट भी कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि गांव में अगर लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, तो वो चीजें से डिप्राइव है, नो दे आर नॉट। इट्स लाइक कि यंगर जनरेशन दे आर मोर ऑन देयर फोन्स, दे आर मोर ऑन द सोशल मीडिया, सो दे गेट अवेयरनेस फ्रॉम देयर एंड दे कैन इजिली और दे इजिली अडॉप्ट द न्यू प्रोडक्ट्स faster. Now, the third, is there any doubt in No. both the environments? No. Okay. Now, the third one is beta social and cultural environment. So, when we talk about social and cultural, so we talk about our religion, है ना? Our caste, our community, our traditions, our customs, our beliefs, our social norms. So, इन चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं वो हमारा कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट होता है। अब जो भी रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, राइट, कि ये हमारी कास्ट का है या हमारे रिलीजन का है, तो उनके साथ ही बातें करते हैं, उनके साथ ही उठना बैठना होता है उनका, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बाइंग डिसीजन होता है रूरल एरियाज में, उनके फैमिली या विलेजेस के जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी वजह से इन्फ्लुएंस करती हैं ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड टू बाय समथिंग, उसके लिए आपको अपने घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी, है ना, कि पापा मुझे ये चाहिए या मम्मा मुझे ये चाहिए तो प्लीज मुझे ये दिला दो, ऐसा, बिकॉज किड्स आर नॉट दैट मच इंडिपेंडेंट, और नॉट इवन अबाउट द किड्स, इट्स अबाउट ऑल द फैमिली मेंबर्स, दे आर इन अ रूरल फैमिली,
है ना। वो कभी भी अगर आपको कोई डिसीजन भी लेना है तो सबसे पूछ के ही होता था कि बड़े लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे साथ में, तो उनसे पूछ के ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे और उनसे पूछ के ही हम डिसाइड करेंगे। अदरवाइज देन डोंट हैव दैट अथॉरिटी कि वो लोग अपने ही इंडिपेंडेंटली दे कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन फॉर देयर ओन। ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको जो प्रोडक्ट ऑफ चॉइस या चॉइस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अलाइन करते हैं अपने लोकल कल्चर के हिसाब से। अगर उनके कल्चर को फिट करता है देन ओनली दे आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू। फॉर एग्जाम्पल, गांव के लोग आर मोर टुवर्ड्स ट्रेडिशनल आउटफिट, है ना। ट्रेडिशनल वेयर के ऊपर ज्यादा वो रिलाई करते हैं, वो वेस्टर्न वेयर्स अलाउ नहीं करते हैं। सो अगर आपका परचेज अगर आप करते हो, जो भी आप परचेजिंग करोगे, जो भी आप कपड़े खरीदोगे, वो सारे कपड़े तो आपको आपके कल्चर के हिसाब से खरीदने पड़ेंगे। अगर आप गांव में रहते हो तो आप वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि आप वो पहन ही नहीं सकते, बिकॉज आपका कल्चर ही अलाउ नहीं करता, आपके बिलीफ, आपके वैल्यू, आपके ट्रेडिशन ही नहीं अलाउ करते। सो यू आर नॉट गोइंग टू परचेज दोस काइंड ऑफ थिंग्स और दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर अगेंस्ट योर कल्चर। Okay, so all the things that you're going to purchase will be aligned with your local culture that you will be following since generations to generations. Is it clear? यस मैम। बेटा अगर किसी को बीच में किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज डू इंटरप्ट इन मी इन बिटवीन एंड यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट। Now, the psychological environment. Beta, when we talk about psychology, we talk about the attitudes, है ना, our perceptions, our motivations of rural consumers basically. So जब भी हम psychology की बात करते हैं तो हमारे attitude के बारे में, उनके perception के बारे में, उनके motivation के क्या क्या factors हो सकते हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो प्रेफर करते हैं जो ट्रस्टेड ब्रांड्स होती हैं या जिसपे वैल्यू फॉर मनी होता है। ऐसा होना चाहिए ना कि अगर आप कोई भी 1 रुपए भी अगर खर्च करो तो उसमें आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अच्छी खासी मिलनी चाहिए, राइट। यस। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मतलब आप ज्यादा पैसे दे रहे हो लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन बहुत कम मिल रहा है, तो यू नॉट गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट एनी मोर, है ना। फ्यूचर में तो आप उसको नहीं यस। परचेज करोगे। सो ये आपकी साइकोलॉजी है कि जहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, जहां पे आपको ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा हो, जहाँ पे ब्रांड को आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको लगता है कि आपको फ्रॉड नहीं करेगा, आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। उन पे आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हो, देन रिस्क अवर्जन इज हाई, रिलक्टेंट टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि जो रिस्क होता है हमारा वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो न्यू प्रोडक्ट्स यूज करने से बहुत ज्यादा रिलक्ट करते हैं, मतलब डरते हैं या फिर नहीं करते हैं, है ना। दे क्वाइट अवॉइड ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स बिकॉज उनको ये लगता है कि हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हम लिमिटेड पैसे को हम ऐसे फालतू की चीजों को लेने में क्यों ही लगाएंगे, है ना। गांव के लोग तो उसी हिसाब से सोचते हैं ना कि आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, मैंने इतनी मेहनत से खेती बाड़ी करके मैंने पैसा कमाया, अब उस पैसे को मैं फालतू की चीजों पे तो नहीं गवाऊंगा ना। सो माई स्पेंडिंग विल बी ऑन सम इफेक्टिव थिंग, और किसी प्रोडक्टिव चीजों पे होगा, किसी अच्छी चीजों पे जो मेरे फ्यूचर में काम आ सकते हैं उन चीजों पे होगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही लोग सोचते हैं, तो रिस्क को अवॉइड करते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स को खरीदने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, दैट इज योर वर्ड ऑफ माउथ, और यू कैन से द वायरल मार्केटिंग। अब वायरल मार्केटिंग कैसे करती है, आपके पड़ोस वालों ने या आपके नेबर्स ने कुछ प्रोडक्ट यूज करा है, उसने आपको बोला अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, या फिर लेट्स से अगर हम किसी भी एक विंटर्स का सिनेरियो लेते हैं ना, विंटर्स में हीटर्स ब्लोअर सब यूज करते हैं। अब एक इंसान ने मतलब उनके नेबर्स ने ही किसी ने भी ब्लोअर परचेज कर लिया, हीटर परचेज कर लिया। अब उन्होंने उसको यूज करा तो उनको बहुत इजी लगा कि पहले तो चूल्हों पे या उन पे आग जला के, अंगीठियों पे आग जला के लोग वहां पे बैठे रहते थे, है ना, सर्दियों को सर्दियों में। तो
अब उनको क्या होगा कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी तो अब आती है तो वी कैन प्लग इट एंड वी कैन एंजॉय द वार्मथ ऑफ द हीटर और द ब्लोअर। सो लोगों को अच्छा लगा तो उसने फिर अपने आसपास के लोगों को भी बताया, तो फिर उससे क्या होता है कि दे पीपल गेट इन्फ्लुएंस एंड दे एंड अप परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज उनके साथ वाले लोगों ने किया। तो वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रूरल मार्केट। Now, the infrastructure environment. When we talk about the infrastructure, beta, we talk about the roads, है ना, transport, electricity, water supply, storage facilities. So we are aware that कि rural areas में जो infrastructure होता है वो थोड़ा poor होता है, जिसकी वजह से distribution difficult हो जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी कम आती है जिसकी वजह से यूसेज बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी गांव में मतलब जितना शहरों में नहीं जाती है उतना गांव में कट बहुत लंबे लंबे होते थे। पहले तो 24 आवर्स तक भी लोगों के घरों में लाइट नहीं आती थी। नाउ द थिंग्स आर गेटिंग बेटर, तो अब लाइट आने लगी है। लेकिन अगर पहले की बात करते हैं तो बेटा बहुत क्या वो लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोन जो चीजें होती हैं जिनमें बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक रॉड्स है ना, पानी गर्म करने के लिए रॉड्स होते हैं, गीजर होते हैं, आयरन करने के लिए वो प्रेस होती है ना, आयरन होती है, तो क्या वो आइटम्स के लिए डिमांड रेस करेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? नो मैम। नो राइट। वाई? बिकॉज जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसके लिए वो यूज कैसे करेंगे उस प्रोडक्ट को? सो cause of electricity, cause of infrastructure, they'll not going to raise a demand for such products. अब कई बार ऐसा होता है कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से मार्केट एक्सेसिबिलिटी भी इंप्रूव हुई है ना। क्योंकि पहले चीजें नहीं होती थी लेकिन अब चीजें हैं तो अब इजिली लोग ट्रेड कर पाते हैं, अब इजिली लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं वो इजिली जा पाते हैं मैन्युफैक्चरर टू, दे कैन इजिली एक्ट एज अ मिडल मैन एंड कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर है विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, just because we have now better infrastructure। तो it's all depend on our infrastructure environment whether कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा और हमारे प्रोडक्ट की यूसेज कैसे रहने वाली। तो जैसे जैसे आपकी चीजें सही होती जाएंगी वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स और आपकी जो डिमांड है उन चीजों की भी इंक्रीज होती जाएगी। Now, the communication environment. So, communication environment is our media और channel जिसके थ्रू हम अपने रूरल कंज्यूमर से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, रीच आउट करते हैं, है ना। फर्स्ट रेडियोज हो सकते हैं, आपके लोकल फेयर्स हो सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस पॉइंट और द प्रीवियस एनवायरमेंट, है ना। मोबाइल फोन्स होते हैं, आजकल क्या होता है कि मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के बिना तो लोग रहना ही पसंद नहीं करते, है ना। अब कैन एनीबडी इमेजिन अ लाइफ विदाउट अ फोन एंड इंटरनेट? नो वाई? नो मैम। मैम तो डेली यूज में ही आता है इंटरनेट तो। हाँ, कि कुछ भी चीजें कर लो, इवन रूरल एरियाज में भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो लोग काम ही नहीं कर पाए। उनको तो ऐसा लगता है कि अगर सडनली है ना, फॉर सेक अगर हम इमेजिन करें, ऐसे एज्यूम करें कि अभी तुम्हारे इंटरनेट चलना बंद हो जाए, है ना, व्हाट विल हैपन? स्टॉक मार्केट गिरेगा मैम। आईटी सर्विसेज में पूरा आईटी सेक्टर इंटरनेट पे ही तो चल रहा है। एग्जैक्टली। आज हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं होगा तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। यस। ऑनलाइन एजुकेशन खत्म हो जाएंगे, आपके ये जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं सब बंद हो जाएगा, सब क्रैश हो जाएगा। योर डिजिटल करेंसी विल बी कोलैप्स्ड, योर शेयर मार्केट है ना, ट्रेडिंग वगैरह, ये तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो देयर विल बी नो ग्रोथ इन द मार्केट। ठीक है। सो कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके जितने भी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर करने के जो मीडियम्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपके रेडियो, टीवीज एंड ऑल, मोबाइल फोन्स। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो लिटरेसी लेवल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन को। कि अगर आप पढ़े लिखे हो, है ना,
तो आप न्यूज़पेपर्स डिमांड कर सकते हो, आप मैगजीन्स, नॉवेल्स, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन व्हेन यू आर नॉट दैट मच साउंड, तो आप सिर्फ चीजें सुन सकते हो, तो आप रेडियो के लिए बोलोगे, आप टीवीज के लिए डिमांड करोगे। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर लिटरेसी लेवल और योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, योर पॉइंट ऑफ accessibility towards the resources। बेटा अभी तक किसी को भी किसी भी पॉइंट में डाउट है? नो। Okay, now the next one is distribution environment। डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हाउ द गुड्स रीच टू द रूरल मार्केट्स। अब यू गाइस टेल मी कि आप कैसे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वेरी गुड। और इंटरमीडिएट होते हैं बहुत। वेरी गुड। हाँ, इंटरमीडियरीज होते हैं, मिडलमैन होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, है ना, लोकल रिटेलर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो सामान है वो हमारे रूरल मार्केट तक पहुंचता है ना। और हमेशा ऐसा होता है ना कि विलेजेस जो होते हैं बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, एक ही जगह पर तो नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है बेटा वो ज्यादा आती है। नाउ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का किससे लेना देना है? जो कि आपकी कंपटीशन ब्रांड्स के बीच में होता है रूरल एरियाज में, या प्रोडक्ट्स के बीच में होता है। उनसे प्राइस से रिलेटेड होगा, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड होगा, ट्रस्ट से रिलेटेड होगा, ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है प्रोडक्ट, ज्यादा प्राइस का है या कम प्राइस का है ना। ब्रांड जो है या जो प्रोडक्ट है, क्या वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, क्या वो क्रेडिबल है या नहीं है ना। कंपनीज कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अप्लाई कर रही हैं, अडेप्ट कर रही हैं उनसे compete करने के लिए, अपने कंपटीशन को compete करने के लिए। So when we talk about competitive environments, or about the competition among the brands or the products in the rural areas. Now, point number 9, institutional environment. So institutional environment is related to the government policies, cooperatives, banks and NGOs, जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है। सो जैसे इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, रूरल बैंक्स होते हैं, तो ये हमेशा सपोर्ट करते हैं, है ना, डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिसकी वजह से मार्केटिंग एक्टिविटीज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करते हैं, आई हैव टॉट यू गाइस अबाउट सब्जी मंडीज, है ना, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था रूरल मार्केट में कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसमें हमने मंडीज, फेयर्स, मंडी मार्केट्स, है ना, ऐसे इन सब के बारे में पढ़ा था। तो उसमें गवर्नमेंट का रोल कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सब्जी मंडीज? फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यस। उनको उस प्राइस पे, क्रॉप्स को उस प्राइस पे रखना कि फार्मर्स का फायदा हो, और उधर महंगा भी मिले, कस्टमर को महंगा भी ना मिले ज्यादा। राइट, सो वी कैन से दैट प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का काम करती है गवर्नमेंट, यस। है ना। गवर्नमेंट बीच में इंटरप्ट करती है सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, है ना। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज है वो भी इम्पैक्ट करती हैं, और प्लस इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना, जैसे जैसे बैंक। टैरिफ्स। यस बट हाँ, टेरिफ हम बात, यस, बोल सकते हैं। और जैसे लेकिन आपके बैंक्स होते हैं, है ना, अब बैंक्स में लोन तो आपको बैंक्स के थ्रू ही मिलता है ना, गवर्नमेंट के साइड से जो हम बात कर रहे थे। सो गवर्नमेंट की साइड से जब भी आपको मिलेगा तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, है ना। सो बैंक्स, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे हेल्प रूरल मार्केट्स और द रूरल पीपल इन देयर फाइनेंसेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन।
Now the next one is, or the last one is natural environment. So natural environment is climate, geography, natural resources, है ना? और मेजरली तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है मॉनसून पे या वेदर कंडीशंस पे, है ना? कब एडवर्स हो रही हैं, कब फेवर में जा रही हैं, कब बारिश आनी चाहिए, कब नहीं आनी चाहिए, कब धूप पड़नी चाहिए, कब नहीं पड़नी चाहिए। तो हमारे जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जितने भी फार्मर्स होते हैं, उन्हीं चीजों के लिए तो ध्यान रखते हैं ना, कब उनको हार्वेस्ट करना है, कब उनको इम्प्लांट करना है ना? यस। सीजन टू सीजन उनकी जो डिमांड होती है वो भी डिफर करती है। नेचुरल डिजास्टर भी हो, जैसे फ्लड हो सकते हैं, ड्रॉट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकती है ना? वो भी आपकी कंजम्पशन को, आपकी इनकम को इफेक्ट करती है, यस। right? So done we are done with all the rural market environment. So you guys have 5 minutes. Kindly go through all the points, all the explanation that I have gave. एक एक पॉइंट पढ़ो, एक एक पॉइंट के बारे में एनालाइज करो, रिकॉल करो जो भी मैंने अभी आपको बताया, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, और जिसके बारे में आप रिकॉल ना कर पाओ, डू लेट मी नो। Okay, then we're ओके। going to cover the next topic, then we'll end our unit number 1.
पढ़ लिया बेटा? यस। किसी में डाउट आया? नो। Okay. Shall we continue to the next topic? यस। Sure. Now, the last topic of this unit, that is factors contributing to growth of rural market. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है हमारे रूरल मार्केट की? तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन रूरल इनकम. So how the rural income will contribute to the growth of rural market? कैसे करेगी? इनकम बढ़ेगी तो मैम कंजम्पशन बढ़ेगी। क्या बेटा? इनकम बढ़ेगी तो मैम कंजम्पशन बढ़ेगी। गुड. मार्केट और लोग आएंगे मार्केट में। राइट. सो रूरल इनकम इंक्रीज होगी किसकी वजह से? जब आपका बेटर एग्रीकल्चर आउटपुट होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट हाँ। होगा और एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स अच्छे होंगे, है ना? जब ये चीजें होंगी तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और आपकी डिमांड फॉर गुड्स विल बी देयर, है ना? आपके जब आप अच्छा अर्न कर पाते हो, जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तो आपको ये लगता है ना कि आपको चीजें खरीदनी लगती है, मतलब जिस चीज की नेसेसिटी नहीं भी होती है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, उसके लिए भी चीजें खरीदने का हमारा मन कर जाता है। हम ये लगने लग जाते हैं कि नो, वी हैव टू परचेज इट, वी हैव टू डू दिस, है ना? ये भी हमें चाहिए, वो भी हमें चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिजायर्स इंक्रीज होती है, वैसे नीड रिकॉग्निशन हमें आने लग जाती है, एंड इन रिजल्ट हम उस चीज की डिमांड भी इंक्रीज करने लग जाते हैं. सो एग्रीकल्चर के आउटपुट की वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हुई, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हम डिमांड करते हैं. जब हम डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली रूरल मार्केट की ग्रोथ होती है. सेकेंड वन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज. अब गवर्नमेंट की स्कीम्स, है ना, सब्सिडीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट की साइड से, जिसकी वजह से वो सपोर्ट करते हैं रूरल ग्रोथ को, की वजह से उनकी इनकम भी इंप्रूव होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत काम करती है ना? बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन पे काम करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आते हैं. आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मेट्रो ले आए हैं. पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी क्या? पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था? बोलो. बोलो बेटा. एम आई ऑडिबल? यस मैम ऑडिबल मैम। क्या सर क्वेश्चन क्या था मैम? बेटा मैं पूछ रही थी, जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे स्कीम्स होती हैं, सब्सिडीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो उसकी वजह से हमारी इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें कैसे इंप्रूव होती हैं? मैम एंटरप्रेन्योर्स आएंगे मार्केट में, जब कंजम्पशन बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड हम्म. बढ़ेगी। आपने बताया तो डिमांड को पूरा करने के लिए फिर एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट हम्म. करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा फिर। राइट. तो अगर गवर्नमेंट की साइड से हमारे पास सब्सिडीज आ रही है ना, एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो हमें जॉब मिल गई, जॉब मिल गई तो पैसा आना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो सेम रिलेटेड टू द रूरल इनकम वाली चीज, कि जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो रूरल मार्केट्स की ग्रोथ होने लग जाती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. So infrastructure is all about our roads, electricity, transport, irrigation facilities.
है ना, जिसकी वजह से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इजी हो जाता है और मार्केट की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। Just give me a second. Yeah. So infrastructure. So जब हमारे पास इजी एक्सेसिबल रोड्स होंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है हमारा, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजी हो जाता है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो जाता है तो मार्केट का जो एक्सेस है वो भी हमारा इम्प्रूव होता है, और जब मार्केट का एक्सेस इम्प्रूव हो जाएगा तो लोग परचेज करने लग जाएंगे। जब तक आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप खरीदोगे क्या, और जब आपके पास प्रोडक्ट आ गया तो ऑब्वियसली यू विल रेज अ डिमांड फॉर इट, है ना, एंड अगेन दैट स्टोरी विल replicate. Next is यस rise in literacy and education. अब ये कैसे इफेक्ट करता है? Education increases awareness और knowledge, है ना, जब आप पढ़ना यस शुरू कर देते हो, जब आप एजुकेशन लेते हो तो एजुकेशन लेने के बाद आप अवेयर होते हो बहुत सारी चीजों से, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इंप्रूव होती है, वो भी बेटर होता है ना। यस तो जब बेटर होंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल रेज द डिमांड फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर ब्रांड्स, और उन्हीं चीजों की वजह से आपकी रूरल मार्केट में ग्रोथ होगी। नाउ डिजिटल पेनिट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे क्या क्या चीजें, आपके लैपटॉप्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, डिजिटल पेमेंट्स, है ना, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, चीजें करते हैं लोग, बहुत सारे बैंक इनिशिएटिव्स लेते हैं, चीजें बताते हैं, एड्स आती हैं, प्रमोट करते हैं अपनी चीजों को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यूज उनका इंक्रीज हो रहा है। आपकी ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, डिजिटल बैंकिंग होता है आपका, है ना, इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल फोन पे, आपको पहले बैंक जाने की रिक्वायरमेंट होती थी, छोटे से छोटे काम के लिए बैंक जाते, लेकिन क्या अब आप बैंक जाते हो, आप यूपीआई के थ्रू चीजें कर लेते हो, है ना, आप को शॉपिंग ऐसे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे चीजें आपको मिल जाती है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, डिजिटल बैंकिंग कर लेते हो आप, जिसकी वजह से यू आर सेविंग योर टाइम, प्लस आपका जो डिजिटल यूज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और डिजिटल यूज इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी ने तो ये बनाया है ना, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है उस चीज से। नाउ चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स। अब चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न से क्या मतलब है बेटा? जो हमारे रूरल पीपल हैं वो अब बेसिक नेसेसिटीज से ब्रांडेड और एक अच्छी लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, पहले के जो गांव के लोग हुआ करते थे वो बहुत ही मिनिमल चीजें खरीदते थे, है ना, बहुत ही चीजें जो उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीजें हैं वो लोग लेते थे, वो ज्यादा पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन अब क्या है, अब ऐसी चीजें नहीं है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव में भी जिनको बेसिक नेसेसिटीज से वो लोग ब्रांडेड और एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने में बिलीव रखते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग उन चीजों के रिगार्डिंग डिमांड रेस करते हैं, एफएमसीजी के लिए डिमांड रेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिमांड रेस करते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए वो लोग डिमांड रेस करते हैं। देन ग्रोथ ऑफ रूरल नॉन फार्म इनकम।
अब नॉन फार्म इनकम का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, है ना, इंडस्ट्रीज हो गई, सर्विसेज हो गई, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि गांव में जितने भी लोग हैं सारे के सारे फार्मर्स होते हैं, सबके पास लैंड है, सब एग्रीकल्चर के थ्रू अर्न कर रहे हैं। नो, दे आर पीपल जो लेबर्स भी होते हैं, दे आर पीपल जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, दे आर पीपल जो मिट्टी का काम करते हैं ना, ये दिए वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। सो डिफरेंट पीपल आर ऑल्सो देयर इन विलेजेस, जिनका जिनकी जो इनकम होती है सेल्स हैंडीक्राफ्ट और इन सारी चीजों से आती है, वो भी दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है ना। और दे आर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड द स्टेबलाइजेस इनकम। इज इट क्लियर? Yes. Now the next is improved agriculture practices. So पहले के जो लोग होते थे बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं करते थे, लेकिन अब क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा होती जा रही है, चीजों की एक्सेसिबिलिटी होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं। सो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है, वो जो हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है बेटा। वो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, मशीनरी का यूज करते हैं, है ना, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी हो रही है, और हायर प्रोडक्टिविटी होती है तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। टीवी, रेडियोज, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इन सब का यूसेज तो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। और प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है तो ब्रांड इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को खरीदने के लिए, है ना। ब्रांड्स नीड लगे कि हाँ मुझे ये सामान खरीदना ही खरीदना है, तो जब वो चीजें करते हो तो ऑब्वियसली यू रेज अ डिमांड, और जब आप डिमांड रेज करते हो तो आपकी साइड से पैसा जाता है और मार्केट में पैसा आता है। तो मार्केट में अगर पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली रूरल मार्केट की ग्रोथ हो रही है। तो बेटर एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आपके बैंक्स, माइक्रो फाइनेंसेस, लोन्स, ये सारी चीजें की जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली हो गई है ना। नाउ पीपल कैन अफोर्ड प्रोडक्ट्स, और बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चीजें मिल रही हैं, है ना। जस्ट बिकॉज दे आर फार्मर, जस्ट बिकॉज दे आर दे बिलोंग टू रूरल एरिया, सो दे हैव दो मच benefit in acquiring the loans or having loans, so वो लोग इजीली अफोर्ड कर पाते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, जिसकी वजह से वो जो डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज कर पाते हैं और इन्वेस्ट भी कर पाते हैं अपने बिजनेस में। और इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, देन व्हाट हैपेंस? अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे बेटा तो क्या होगा? बिजनेस ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा। यस, ठीक है। जब आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप बेटर चीजें इन्वॉल्व कर रहे हो, जब बेटर चीजें करोगे तो अच्छे से यील्ड करोगे, अच्छे से ग्रो करोगे तो इनकम आएगी। देन रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड कंपनीज, तो कंपनीज एक्सपेंड कर रही है रूरल एरिया से डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज के थ्रू, है ना। बहुत सारी ऐसी होती है ना, पहले मिडल मैन होते थे, लेकिन पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, तो फिर लोगों तक एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी प्रोडक्ट्स की। लेकिन अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन गया है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, जिसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं, वो इजिली डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रही है अपने प्रोडक्ट्स का, जिसकी वजह से ब्रांडेड गुड्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। नाउ द माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सिटीज में काम करते हैं, और काम करने के बाद, पैसा कमाने के बाद वो अपने घर पे पैसा भेजते हैं, है ना, जिसकी वजह से हाउस की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है और उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी
इंक्रीज हो रही है, परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, फिर वहां से कमाने के बाद अपने घर बेचते रहते हैं। तो जब वहां से आप भेज रहे हैं अपने घर वालों को, तो घर वालों की तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई ना, वो तुमके पास तो पैसा है, तो वो तो डिमांड रेस कर सकते हैं चीजों की। Then rising aspirations and lifestyle changes. क्या होता है कि जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं वो एस्पायर फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल, उनको भी तो चाहिए ना, वो भी आजकल देख रहे हैं, वो भी अब इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनके पास भी सोशल मीडिया या मीडिया का एक्सपेंशन है, कंज्यूम कम्युनिकेशन उनको भी अच्छा हो रहा है, तो दे डिमांड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग चैनल्स। अब रूरल मार्केटिंग चैनल्स कैसे होते हैं, न्यू चैनल्स जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, रूरल हब्स होते हैं, मोबाइल वेन्स होती हैं, है ना, इनके थ्रू वो लोग इजीली एक्सेस कर पाते हैं और एफिशिएंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। फेवरेबल डेमोग्राफिक फैक्टर्स। फेवरेबल डेमोग्राफिक फैक्टर्स का मतलब क्या है बेटा? जो लार्ज पॉपुलेशन हमारी यूथ की है ना, यंग एंड ग्रोइंग वर्कफोर्स इज देयर, जो Yes. क्रिएट करता है ह्यूज मार्केट पोटेंशियल एंड डिमांड, है ना। फेवरेबल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव जो हमारे लिए होते हैं, पॉजिटिव डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब यंग पीपल जो होते हैं या अडल्ट होते हैं, अब वो लोग हमेशा अच्छी चीजों के लिए ही डिमांड करते हैं ना, बिकॉज दे आर मोर अवेयर। उनके जो ओल्ड जनरेशन है वो तो उनको तो चीजें नहीं पता, बट दे आर वेल अवेयर अबाउट द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो जो चीजें मार्केट में चल रही हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर, और वो डिमांड भी रेस करते हैं उनके रिगार्डिंग। एंड दैट्स द रीजन द रूरल मार्केट इज ग्रोइंग डे बाय डे, क्योंकि मार्केट में आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो मार्केट में तो आप ग्रो करोगे ना, मार्केट में यू विल बी सस्टेनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट, राइट? Right. So all the points are clear to everybody? Yes. Kindly go through each point and do let me know once you are done. Then we'll be winding up this and we'll be starting our unit number 2. जल्दी से रिवाइज कर लो सारे पॉइंट एंड व्हेन यू आर डन बता देना, ठीक है?
बेटा पढ़ लिया अभी नहीं पढ़ा? हाँ मैम पढ़ लिए। बताते क्यों नहीं हो फिर? सारी चीजें समझ में आ गई हैं? किसी में भी डाउट है? नहीं है मैम डाउट। So are we good to study the unit number 2 now? यस मैम। Okay. Just give me a moment. I'm sharing unit number 2 now. Is my screen visible to you, beta? यस मैम। Okay. So we are done with unit number 1 and we'll be starting unit number 2 now. So unit 2 is all about our rural consumer behavior. So we'll be starting characteristics of rural consumer, their occupation, income, economic circumstances, lifestyle, consumer buying behavior models, and what are the factors those affect the rural consumer behavior and the consumer buying process in this particular unit. ठीक है? So आप लोगों ने पहले consumer behavior पढ़ा होगा ना? है ना? मार्केटिंग का ही है यस वन ऑफ द सब्जेक्ट। यस मैम। सो वही सारी चीजें हैं बेटा जो हम इन रिस्पेक्ट टू द रूरल कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सो फर्स्ट you guys need to tell me what is consumer behavior? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है बेटा? मैम मतलब किस तरह से वो परचेज करते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो परचेज क्या करते हैं, किस तरह की सर्विसेज यूज करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी नीड्स, उनके डिजायर्स, उनको स्टडी करना। उसमें फिर हम राइट। सेगमेंटेशन भी पढ़ते हैं कि साइकोलॉजिकल या फिर डेमोग्राफिक, उस ग्रुप्स में बांट करके कि उनके अलग अलग क्या उनके फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। राइट। मोटिवेशन, परसेप्शन, एज, इनकम। राइट। ठीक है? सो कंज्यूमर बिहेवियर इज कि जो भी हमारा कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करता है while they make a purchase decision, है ना? जब वो चीजें खरीद रहे होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है? अब इसमें ये हो सकता है बेटा कि वो पहले नीड रिकॉग्नाइज करते होंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या हमें खरीदना चाहिए नहीं। अगर हम अपने आप के बारे में देखें, है ना, if we talk about ourselves only, so when we act as a consumer, what we do? जब हम एज अ कंज्यूमर बिहेव करते हैं तो हम क्या चीजें करते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी फॉलो? प्राइस देखेंगे, फीचर्स देखेंगे कुछ भी लेने से पहले। राइट। प्राइस देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स के साथ कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कौन सी ब्रांड को हमें लेने में फायदा है, ये सारी चीजें भी इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि क्या हमें ये परचेज करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिली है या नहीं मिली है। राइट? So all these things, when we study about some particular person, that is known as the consumer behavior. So when we study all these characteristics of a person, those who reside in the rural area, तो हम वो बोलते हैं rural consumer behavior. ठीक है? यस मैम। Now our first topic, that is characteristics of rural consumers. So rural consumers की characteristics क्या क्या होती हैं? First is low literacy levels.
बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं ना बेटा जिनकी बहुत लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन होती है ना। यस। वो एक्चुअली स्कूल कॉलेजेस नहीं गए होते हैं, उनको जो भी घरों में पढ़ा दिया जाता है बस वही उनकी एजुकेशन का सोर्स होता है ना। बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन पे, सिंबल्स पे या वर्ड ऑफ माउथ पे। वो रिटर्न इंफॉर्मेशन पे ज्यादा रिलाई नहीं करते बिकॉज दे गाइज आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट, और वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लिटरेसी रेट हमारा रूरल एरियाज में कम होता है, जिसकी वजह से वो जो सुन, जैसे रेडियो है ना, रेडियो पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो रेडियो में बहुत सारे से हमारे बहुत बड़े बूढ़े टाइप्स होते हैं ना जो मैच रेडियो पे ही सुन लेते थे, है ना, पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो पढ़े लिखे ऐसे तो नहीं होते थे। कोई उनको लिख के अगर चीजें देगा दे नॉट बी एबल टू रीड इट, बट यस दे आर ऑडिबल और दे आर साउंड इनफ कि कुछ भी चीजें अगर जो उन्हें बोली जा रही है वो चीजें समझ लेते थे। सो दैट इज द रीजन कि वो बहुत ज्यादा जो रूरल पीपल होता है बेटा वो रिलाई करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन पे, सिंबल्स पे, वर्ड ऑफ माउथ पे। ठीक है। और जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं लोकल लैंग्वेजेस वो यूज करते हैं, इमेजेस को यूज करते हैं, और उन्हीं चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो इफेक्टिव रहती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश में उनको एडवर्टीजमेंट दिखाओगे उन्हें समझ ही नहीं आएगी, है ना। कुछ उनसे रिलेटेड चीजें नहीं दिखाओगे, है ना, अनरिलेटेड चीजें दिखाओगे, डिफरेंट चीजें दिखाओगे जो उन्होंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है, वो चीजें दिखाओगे तो उनसे तो वो इन्फ्लुएंस कभी होंगे ही नहीं। और हमारा मोटिव क्या होता है एडवर्टीजमेंट शो करने का? टू इन्फ्लुएंस दोज पीपल, टू कन्विंस दोज पीपल सो दैट दे एंड अप बाइंग आवर प्रोडक्ट। तो हमें उनको सिमिलर चीजें ही दिखानी पड़ती हैं। सो दैट इज वाई जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका वन ऑफ द फीचर इज लो लिटरेसी लेवल, जिसकी वजह से हमारे पास के जो लोग होते हैं उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है ना उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि उनका लेवल क्या है, एजुकेशन का, स्किल्स का क्या लेवल है। तो जिन लोगों का जिस जिस हिसाब से लेवल होता है उस हिसाब से कंज्यूमर वो कस्टम सॉरी मार्केटर उनको उस हिसाब से ट्रीट करता है, उस लेवल के हिसाब से ट्रीट करता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ट्रेडिशनल माइंडसेट। नाउ ट्रेडिशनल माइंडसेट का मतलब क्या है? मतलब जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कल्चर बिलीव या रिलीजियस बिलीव हैं, जो ट्रेडिशनली वो चीजें, उनका जो हम्म। पहनावा है, जो उनका खान पान है, वो सब यस। अफेक्ट करता है डिमांड को। वेरी गुड। दो जिन सोशल बिलीफ्स में, कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में वो लोग बिलीव रखते हैं, है ना, जो वैल्यूज वो लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी जो परचेज डिसीजन होता है ना बेटा वो भी उन्हीं की फैमिली मेंबर्स या जो सोशल नॉर्म्स है ना उनकी वजह से ही अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है ना। और ये तो हमें बहुत अच्छे से ही पता है कि जो चेंज होता है उससे वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट करते हैं, है ना, जब तक प्रोडक्ट खुद अपने आप को प्रूव ना कर दे कि वो वैल्यूएबल है। रूरल पीपल आर more towards aversing the risk because उनको ये चीजें लगती है कि उनको पैसा फालतू में फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो चेंज को रेसिस्ट करते हैं, वो चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते अनटिल एंड अनलेस उनको दिख जाता है कि आउटपुट अच्छा है या नहीं है। Now the next one is brand loyalty. ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है बेटा? मतलब हम बार बार जो कस्टमर है एक ही ब्रांड से सामान खरीद रहा है, वो उसका लॉयल कस्टमर है, Yes, very good. की लॉयल्टी So है brand टुवर्ड्स दैट ब्रांड। loyalty, yeah, when the person is लॉयल टुवर्ड्स दैट ब्रांड, और कुछ भी हो जाए, कितने भी चेंजेस क्यों ना आ जाए, वो बंदा उसी के ब्रांड के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है। द वंस दैट ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड रूरल कंज्यूमर्स बिकम हाईली लॉयल टुवर्ड्स दोज ब्रांड्स, और वो उन्हीं के लिए उन्हीं से ही चीजें खरीदना पसंद करते हैं, है ना। इनिशियली क्या होता है बेटा, अडॉप्शन ना स्लो होता है क्योंकि वो रिस्क को अवर्स करते हैं, अवेयरनेस उनकी बहुत कम होती है ना, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी उनके होते हैं। लेकिन जब वो खरीदना शुरू कर देते हैं और ब्रांड उनको अच्छी चीजें देनी प्रोवाइड कर देती है और वो ट्रस्ट कर पाते हैं ब्रांड पे, तो वो ब्रांड के टुवर्ड्स लॉयल हो जाते हैं। नाउ कम्युनिटी इन्फ्लुएंस।
अब कम्युनिटी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है बेटा? जो भी उनके बाइंग परचेजिंग डिसीजन होता है वो हमेशा लोगों के ओपिनियन से डिफर करता है ना, इन्फ्लुएंस होता है ओपिनियन लीडर्स से, उनके जो टीचर्स होंगे या उनके जो शॉपकीपर्स होंगे, मतलब जितने भी आसपास के लोग होंगे, वो जो बोलते हैं। कई बार अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई ऐसे लोग शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं, भाई जो तेरे सबसे सही लगे वो दे दे, है ना, बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं, विच एवर यू थिंक इज द बेस्ट फॉर मी, काइंडली गिव इट टू मी, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनका जो डिसीजन होता है वो बहुत सारे लोगों से, उनके पीयर ग्रुप से, सोशल ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होता है। दैट इज नोन एज अ कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, है ना। और जब वो लोग देखते हैं ना कि सामने वाला भी सेम प्रोडक्ट यूज करता है, तो इनका ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है, बिकॉज दे नो कि कोई खराब चीज तो यूज करेगा ही नहीं, तो जब वो यूज कर रहे हो तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, राइट। So that is community influence. Now price sensitivity. प्राइस Price सेंसिटिव sensitivity क्या है? मतलब सस्ता चाहिए होता है उनको काफी। सो बहुत ज्यादा हाईली प्राइस कॉन्शियस होते हैं जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। उन्हें लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, स्मॉल पैक्स चाहिए, है ना। हम जैसे बड़ी बॉटल ले लेते हैं शैम्पूज के, कंडीशनर्स के, वो सैशेज लेते हैं, है ना। किसी भी कंपनी ने सैशे क्यों निकाले हैं? बिकॉज दे आर अवेयर कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लाइज इन आर रूरल एरियाज ऑफ द विलेजेस, और वो लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो दे रिलाई ऑन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। जिसकी वजह से उनको लगा कि उन्हें सैशेज डेवलप करने चाहिए या लॉन्च करने चाहिए। सो पीपल इन द रूरल एरियाज बाय दो सैशेज, है ना, स्मॉल पैक जो साइजेस होते हैं वो। और उनके लिए वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड की प्रेस्टीज से ज्यादा, है ना। कि ब्रांड अच्छी है या नहीं है, ब्रांड इज मेंटेनिंग माय स्टेटस और नॉट, डजंट मैटर, बट द वैल्यू फॉर मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रूरल कंज्यूमर्स। नाउ द मैम जो लिमिटेड एक्सेस टू द बिजनेसमैन या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो तो पूरे इंडिया को ही कह देते हैं कि ये बहुत प्राइस सेंसिटिव है। हाँ बेटा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल कंज्यूमर। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अर्बन एरियाज के लोग तो फिर भी इतना नहीं सोचते हैं ना। कई बार ऐसा होगा कि ठीक है, उनको अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, उनको सोशल स्टेटस मेंटेन करना होता है, तो कई बार खुश भी नहीं होते, वैल्यू फॉर मनी नहीं भी होता है, बट वो लोगों को दिखाने के लिए चीजें करते हैं। बट गांव के लोग ऐसे नहीं करते, उनके लिए दिखावा कुछ नहीं होता है, उनके लिए ब्रांड कुछ नहीं होता है, उनके लिए स्टेटस सिंबल कुछ नहीं होता, उनके लिए वैल्यू फॉर मनी होता है, बिकॉज वो बहुत हार्ड को तरीके से काम करके पैसा कमाते हैं, है ना। उनको सीजनल पैसा मिलता है, उनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दे गेट थ्रू द कल्चर, एग्रीकल्चर और समथिंग, है ना, सीजनल बेसिस पे। तो जब उनके पास एक्सेस पे कोई पैसा है ही नहीं उड़ाने के लिए, तो वो चीजें कैसे करेंगे? दे विल बी प्राइस सेंसिटिव टुवर्ड्स थिंग्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हमें तो मंथली बेसिस पे सैलरी मिल जाती है, तो वी कैन डू दैट। यस। ओके। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। सो उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होती है, और जो भी न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं उनके बारे में अवेयरनेस कंपैरेटिवली लो होती है। लोकल रिटेलर्स, रेडियो, मोबाइल फोन्स और इन चीजों के ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दे विल बी सीकिंग। ठीक है। जस्ट बिकॉज दे आर नॉट लिटरेट इनफ, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस, दे डोंट हैव एनीथिंग, सो उनकी जितनी भी एक्सेस होती है वो बहुत ही लिमिटेड चीजों पे होती है ना। अब जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे ओल्ड जनरेशन है जिनको मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता, तो उनको मोबाइल फोन से क्या ही इंफॉर्मेशन मिलेगी? पीपल हु डजंट नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप्स और हाउ टू यूज इंटरनेट, तो उनके लिए तो चीजें बहुत रिस्ट्रिक्टेड है ना बेटा। तो जब रिस्ट्रिक्टेड चीजें हैं तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग अ लिमिटेड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, जो भी इन्वायरमेंट में चल रहा है, जो भी मार्केट में चल रहा है। अब लॉन्च की किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च की जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो रेडियोस पे आएगी या टीवी पे आएगी। अब लोगों के घरों में टीवी नहीं है ना, रेडियोज ही नहीं है, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर marketer or the person also to have the information regarding these things. Okay.
ओके So all the characteristics of the rural consumers are clear to everybody? यस मैम Good. Now, the occupation. अब occupation is like कि वो काम क्या करते हैं ना, उनका काम का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है. The rural occupation are mainly primary sector based, है ना, agriculture, animal husbandry, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्रीज. अब जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी इनका काम करने का तरीका होता है, जो काम होता है बेसिकली लोगों का, वो यही होता है. ठीक है, कि एग्रीकल्चर के बेस पे ही ये लोग अर्न कर पाते हैं. इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम ही एग्रीकल्चर होता है ना. इनके पास काम ही होता है, बिजनेस ही ये लोग ये करते हैं, है ना. कई कोई ऐसे होते हैं जैसे गाय भैंस रखते हैं, पोल्ट्री, है ना, डेयरी का होता है, दूध बेच के अपनी चीजें करते हैं. देखते हो ना गाँव में लोग, हर घर में गाय भैंस होती थी, तो उसमें से क्या करते थे, वो लोग दूध निकालते थे और वो दूध बेचते हैं. ठीक है, फिर उस दूध में से घी भी निकलता है, घी भी बेचते हैं. So this is all what they do from animal husbandry. Now fishing, forestry, है ना, कई ऐसी स्केल विलेज इंडस्ट्रीज भी होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की जो चीजें होती हैं, सारी चीजें. these are the occupation, the basic occupation that people from rural areas do. है ना. की पॉइंट्स, जो ये काम होता है बेटा वो बहुत सीजनल होता है, क्योंकि आप हर वक्त तो सेम चीजें नहीं कर सकते है ना. एक टाइम पे एक ही चीज उगा सकते हो. पीस ऑफ लैंड इज लिमिटेड. अब उस लैंड पे या एक टाइम पे एक ही चीज आप उगाओगे, मल्टीपल क्रॉपिंग तो हम नहीं कर सकते हो. और जब मल्टीपल चीजें नहीं कर सकते तो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी अनलिमिटेड रहेगा, सीजनल रहेगा, है ना. और कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारे हाउस होल्ड होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, क्योंकि एक टाइम से तो चीजें नहीं अर्न कर पाएंगे ना. अपनी लाइफ भी नहीं स्पेंड कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ इफ यू आर जस्ट अ फार्मर, है ना, अब आपके पास सिर्फ एक वन पीस ऑफ लैंड इज देयर. सो आप उस पे आपने अनाज उगा दिया, आपने गेहूं उगा दिया. अब वो गेहूं तो उगने में टाइम लेगा, हार्वेस्ट होने में टाइम लेगा, फिर उसको आप सब्जी मंडी में अनाज मंडी में बेचने जाओगे, फिर आपको पैसे मिलेंगे. सो इट विल टेक आई थिंक फ्यू मंथ्स फॉर दिस. अब क्या आप सिर्फ इतने इनकम के लिए इतने महीने आप खाली बैठे रहोगे, फिर आपका खर्चा कैसे चलेगा. सो मीन वाइल आप बाकी के काम कर लेते हो. जैसे बहुत सारे ऐसे गाँव के लोग होते हैं जो लेबर भी करते हैं ना, चीजें उठाना, जब घर बन रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन में, एज अ लेबर वो लोग काम कर लेते हैं, है ना. बहुत सारी चीजें जैसे घरों में जाके काम करना, गाड़ियां साफ करना, ये सारी चीजें. सो बेसिकली they have multiple source of income just because they can't rely on one income because that is seasonal. तो उनके बाकी की चीजें कैसे ही चलें. Is it clear? यस मैम इनकम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बेटा इनकम इज लो एंड इरेगुलर इनकम होती है उनकी, जैसे मॉनसून, अभी ये जो हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, है ना. यस मैम जस्ट गिव मी अ सेकंड. या सो इनकम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूरल कंज्यूमर. सो उनकी जो इनकम होती है बेटा वो बहुत लो होती है और इरेगुलर इनकम होती है, क्योंकि उनकी इनकम डिपेंड करती है मॉनसून पे, क्रॉप्स पे, है ना, मार्केट के प्राइसेस पे. कई बार अनसर्टेन परचेजिंग पावर होते हैं लोगों की. अब हर वक्त आप सेम चीज, फॉर एग्जाम्पल, गांव के लोगों ने अनाज उगाया, ठीक है, या चावल उगाए. अब आप एक लिमिटेड टाइम तक ही तो उनकी डिमांड रेस करोगे ना. क्या हर रोज आप उन चीजों की डिमांड रेस करोगे. आप एक बार गए मार्केट में और आपने 10 किलो आटा ले लिया, क्या आप हर रोज जाके 10 किलो आटा लेकर आओगे. नो राइट. तो जिसकी वजह से उनको सामान अगर नहीं जा रहा है और नहीं सेल आउट हो रहे हैं, और जब चीजें सेल आउट ही नहीं होंगी तो इनकम भी नहीं आएगी. अब इनकम नहीं आएगी तो उनकी लो इनकम ही रहेगी या फिर इरेगुलर इनकम रहेगी, है ना. कई बार क्या होता है, जैसे इस टाइम पे उन्हें अपना क्रॉप हार्वेस्ट करना था, लेकिन बारिश आ रही है, बारिशें आती हैं तो बोलता है ना कि यार किसान का तो
खराब भी हो गया, इस टाइम पे तो बारिशें नहीं आनी चाहिए थी, अभी तो ना उग जाना था, ये हो जाना था, पक गया होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द थिंग्स की जिसकी वजह से वो लोग इफेक्ट होते हैं, उनका इनकम पे फर्क पड़ता है। कि अगर गलत टाइम पे बारिशें आ गई तो उनका क्रॉप तो खराब हो गया, फिर उनकी वजह से वो अर्न भी नहीं कर पाएंगे, उनका क्रॉप ही नहीं बचेगा, बचेगा नहीं तो सेल आउट क्या करेंगे, सेल आउट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। राइट। नाउ सीजनल इनकम फ्लो। अब कई बार ऐसा होता है कि जो उनका जो अच्छा खासा इनकम का फ्लो होता है वो तब होता है जब वो हार्वेस्ट का सीजन होता है, जब आपको पता है कि क्रॉप कटने वाले हैं और कटने के तुरंत बाद ही आप उनको बेचोगे तो वहां से आपके पास पैसा आ जाएगा, है ना। और लोअर इनकम कब होती है, जब आपको ऑफ सीजन पीरियड होता है, जब आपको पता है कि अभी हार्वेस्ट नहीं होना है, अभी चीजें हो ही नहीं सकती हैं, यू हैव टू वेट फॉर मंथ्स। सो during those phases of year there will be lower income. And now when we talk about the unequal distribution, so unequal distribution is like the some farmers जो large land holders होते हैं उनकी higher income होती है। Why? Because क्योंकि बहुत सारे उनके पास ज्यादा जमीन है, अब ज्यादा जमीन है तो ज्यादा अनाज उगा सकते हैं, ज्यादा चीजें कर सकते हैं, और फिर जब ज्यादा होगा तो सेल आउट भी ज्यादा कर पाएंगे, और सेल आउट ज्यादा करेंगे तो ज्यादा इनकम होगी, ऑब्वियस सी चीज है। ठीक है। और वैसे ही अब व्हेन यू टॉक अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या स्मॉल फार्मर्स होते हैं या लेबरर्स होती हैं जिनके पास इतनी ज्यादा लैंड नहीं होती, उनके पास लिमिटेड पीस ऑफ लैंड होती है जिस पे वो काम करके उस लिमिटेड ही अर्न कर सकते हैं, और वो सीजन बेसिस पे अर्न करेंगे। ठीक है। यस मैम। इनकम कैसे से क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? नो। ओके। नाउ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस क्या है? जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। बोलो भाई। What are economic circumstances? यस मैम। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीडीपी। में तो दोज आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कंज्यूमर के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि लोगों के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना। बैंकिंग लो सेविंग होती है, लिमिटेड एक्सेस होता है बैंकिंग के लिए, है ना। और जो क्रेडिट वो लोग लेते हैं तो बहुत सारे लोकल मनी लेंडर से ले लेते हैं, है ना, या सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लेते हैं या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेते हैं। ठीक है। तो उनके पास लिमिटेड रहती है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। डिजिटली दे आर इम्प्रूविंग, बट उतने एक्सेस में तो वो लोग डिजिटली इन्वॉल्व नहीं है ना, वो इतना यूपीआई यूज नहीं करते हैं, वो इतना नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ठीक है हम कैश में डील कर लेंगे, स्टिल पीपल इन द विलेजेस आर यूजिंग डीलिंग इन कैश।
है ना। अगर उनको पैसा चाहिए तो बोलते हैं ना, आसपास से जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनसे जाके वो लोग ले लेते हैं, है ना। या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनसे वो लोग ले लेते हैं। तो that is the reason they have limited financial resources. Now the next is high dependency on agriculture. वी आर ऑल अवेयर कि जो रूरल मार्केट में जो लोग होते हैं, रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। उनके पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम, सच मेजर सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट देयर, है ना। इकोनॉमी बहुत ज्यादा वनरेबल है, वेदर कंडीशंस को लेकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मार्केट की फ्लक्चुएशन कि मार्केट जैसे ही अब लगाओ ना, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, चीजें बदलेंगी, आपके बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं ये चीजें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, पहले 10 रुपए रुपए किलो प्याज थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, 40 रुपए किलो या 50 रुपए किलो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी पड़ेंगी, आपके बिजनेस में चीजें होंगी। ठीक है। यस। ठीक है। नाउ मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो मार्केट फ्लक्चुएशंस, कभी मार्केट हाई है, कभी मार्केट लो जा रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू परफॉर्म द थिंग्स। That is the reason people in the rural areas are more dependent on the agriculture sector. Now their consumption pattern, अब वो बहुत ज्यादा किस चीजों पे फोकस करते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज पे, फूड पे, क्लोथिंग पे, शेल्टर पे, कि रोटी कपड़ा मकान, है ना। यही तो चीजें होती है ना कि जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ, हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, बाकी तो सारी एडिशनल है, अगर ये होगा तो सब होगा, है ना। लग्जूरियस और डिस्क्रिमिनेटरी स्पेंडिंग उनकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, वो ज्यादा लग्जूरियस आइटम्स पे ज्यादा खर्च नहीं करते, वो मिनिमल अमाउंट खर्च करते हैं। अगर उनके पास एक्सेस में है, then only they'll go for some kind of brand or their status symbol, otherwise they're not going to have it. They're just only focusing on the basic necessities of their living. Now the government influence includes like your subsidies, है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से मनरेगा है आपका, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल। अगर एम्प्लॉयमेंट है, लोग जॉब पे जा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को सैलरी मिल रही है, तो ही तो वो आगे बढ़ेंगे ना, तो ही उनके पास पैसा आएगा, देन ओनली दे द परचेजिंग पावर ऑफ दोस पीपल विल गोइंग टू रेज, अदरवाइज दे कांट डिमांड एनीथिंग। पैसा ही नहीं है तो डिमांड किस चीज की करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज रिस्क अवर्जन। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट करना नए और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है, लिमिटेड चीजें होती हैं, और उनकी डिमांड भी ऐसा ज्यादा नहीं होती है। दैट इज द रीजन वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। जहां पे उनको लगता है कि चीजें सही हैं, इतने में हमारा काम चल सकता है, ये रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, वो उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं और उन्हीं की डिमांड रेज करते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू रेज अ डिमांड फॉर एनी लग्जूरियस काइंड ऑफ थिंग, या उस चीज के लिए जो भी एक्सपेंसिव हो गया, नया होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो प्रूवन एंड ट्रस्टेड ब्रांड्स को ही यूज करते हैं, वो कभी भी ऐसे ब्रांड्स के पास नहीं जाएंगे जहाँ पे पहले आपको पे करना पड़े, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, आपको सिर्फ दिखाया जाए, आपको ट्राई नहीं कराया जाए। तो उन चीजों पे वो लोग रिएक्ट करते हैं, एंड दे विल नॉट गोइंग टू बाय सच काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें आप उनका इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। अगर वो 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है। सो जिसकी वजह से वो रिस्क को अवर्स करते हैं, रिस्क को लेना पसंद नहीं करते हैं, और उसके उन चीजों को कवर अप करने के लिए, सो बेसिकली दे रिलाई ऑन द ब्रांडेड थिंग्स, और ब्रांड सॉरी द ट्रस्टेड थिंग्स, जिन पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं, जिन शॉप्स पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं, वहीं से जाके वो अपना सामान परचेज कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक circumstances. Is it clear to everybody? क्लियर हूँ। Kindly go through it once.
पढ़ लिया बेटा? यस मैम। किसी को डाउट है अभी तक किसी भी चीज में? नो है। आयशा, तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सही चीजें समझ में आ गई हैं? यस मैम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ अ रूरल कंज्यूमर। अब बेटा उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिंपल एंड नेचर ओरिएंटेड लाइफ। तो उनकी जो लाइफ होती है वो रिवॉल्व करती है बेटा अपने एग्रीकल्चर पे, फैमिली पे, कम्युनिटी पे, है ना। बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, नेचर में रहना पसंद करते हैं, लग्जूरियस आइटम्स पे ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, है ना। बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदलना पसंद नहीं करते हैं। जो चीजें चल रही हैं लंबे समय तक उन्हीं चीजों पे रिलाय करते हैं, उन्हीं पे स्टिक रहते हैं। यस मैम। वही नॉर्मल अच्छा घर का खाना खाते हैं, ज्यादा जंक फूड नहीं खाते हैं, बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते हैं। So they live a simple and nature oriented life. Then community centric lifestyle, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्डिंग होती है उन लोगों की, है ना। फेस्टिवल्स, फेयर्स, रिलीजन्स, है ना, इवेंट्स पे बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं, बात करते हैं। कलेक्टिव डिसीजन होता है उनका, एक कॉमन पेज पे रहते हैं सारे, है ना, कोई भी एक दूसरे का अपोज नहीं करता है। देन लिमिटेड एक्सपोजर बट ग्रोइंग एस्पिरेशन। अब लिमिटेड एक्सपोजर तो है चीजों को लेके, जैसे बहुत सारी चीजों में नहीं उनको पता होती है ना। अब जैसे अब धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस टेलीविजन का, स्मार्टफोन्स का, सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से उनको अब एक्सपोजर मिलने लगा है। लेकिन पहले तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, बहुत ज्यादा रेडियो सारे चैनल्स नहीं आते थे, चीजें नहीं आती थी, दूरदर्शन पे चीजें देखा करते थे, है ना। राइजिंग एस्पिरेशन फॉर बेटर लाइफस्टाइल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इन चीजों में बहुत जल्दी चीजें उनकी इंक्रीज हो रही है, रैपिडली थिंग्स आर चेंजिंग एंड दे आर आल्सो अडॉप्टिंग द सेम इन द सेम मैनर। नाउ कंजम्पशन बिहेवियर, यूटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रेफर करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमेशा ही। वो ऐसा नहीं करते हैं कि आज ठीक है कि आज हमने यूज कर लिया कल हम यूज नहीं करेंगे, बहुत जल्दी रिटायर नहीं करते हैं इन चीजों को। जब तक वो चीजें खराब ना हो जाए तब तक वो उनको यूज करते रहते हैं, है ना। और जिस भी चीज की यूटिलिटी ज्यादा है उनको ही वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जिसके रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो लोग उन चीजों को परचेज ही नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के थ्रू, पैकेज फूड, मोबाइल एंड डिजिटल सर्विसेज के थ्रू शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। उनका धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट भी इवॉल्व हो रही है, कंज्यूमर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, मार्केटर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। और हमारी जो चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी की चीजें, कनेक्टिविटी है, नेटवर्किंग है, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और अच्छी होती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो भी अच्छा होता जा रहा है। नाउ द लास्ट वन इज टाइम यूटिलाइजेशन। जब टाइम यूटिलाइजेशन है इसकी ज्यादा, जो रूटीन डेली रूटीन होता है उनका, वो फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, और उनका जो आराम करने वाला टाइम होता है, लेजर टाइम जो होता है, जो एक्टिविटीज होती है, वो टीवी देखना और लोकल इवेंट्स अटेंड करना होता है। ओके, ओके मैम। क्लियर है सबको? Now let's just differentiate between all. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, ऑक्यूपेशन, इनकम, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बेटा?
बोलो। क्वालिटीज। और मतलब नेचर क्या है उसका, करेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर क्या है या बिहेवियर क्या है। I've asked the question, answer it. Characteristics, occupation, economic circumstances, or lifestyle. What is the difference? What are the key insights that we have studied? तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में तो उनके ट्रेडिशनल प्राइस सेंसिटिव होते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी। देन ऑक्यूपेशन और इनकम में हमने ये देखा कि उनकी जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है इनकम सीजनल होती है, इरेगुलर होती है। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में वी हैव स्टडीड अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, रिस्क अवर्स करना चाहते हैं, नेसेसिटी ड्रिवन होते हैं, ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा लग्जूरियस लाइफ स्पेंड नहीं करनी है, स्टेटस सिंबल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नाउ लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रखते हैं, कम्युनिटी फोकस्ड होती है, इवॉल्विंग विद द मीडिया एंड द एक्सपोजर। इज इट क्लियर? क्लियर। Now consumer buying behavior models. Should we start the models or should we start it in the next class? कर लो हम स्टार्ट। Okay. तो बेटा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मॉडल्स, अभी जब हमने देखा कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है ना, कैसे और क्यों कंज्यूमर्स बाय करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, हमने ये सारा प्रोसेस देख लिया था, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे कंज्यूमर बाइंग के। द फर्स्ट वन इज निकोसिया मॉडल। अब निकोसिया मॉडल क्या कहता है बेटा? ये बताता है इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म एंड द कंज्यूमर एंड हाउ इट लीड्स टू अ परचेज डिसीजन, है ना। समझो कि जो निकोसिया मॉडल होता है वो ये बोलता है कि कंज्यूमर और फर्म के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है ना, और वो कैसे परचेजिंग डिसीजन तक जाता है, दैट कॉन्वर्सेशन। अब इसमें क्या क्या से एट्रीब्यूट हो सकते हैं या व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वी हैव। फर्म्स के एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, की फर्म कैसे कम्युनिकेट कर रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, कौन कौन से फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, कौन सी क्या एडवर्टीजमेंट आप शो कर रहे हो, व्हाट आर द प्राइसिंग, क्या क्या बेनिफिट्स हैं यूज करने के प्रोडक्ट को, क्या मैसेज आप पहुंचा रहे हो कंज्यूमर्स तक। हाँ, तो जो भी कंज्यूमर और फर्म के बीच की कॉन्वर्सेशन होती है उसको आप निकोसिया मॉडल बोलते थे, है ना। अब हमने इसके फर्म के एट्रीब्यूट्स देख लिए, मतलब फर्म के फीचर्स देख लिए। नाउ विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स फीचर्स, उनका एटीट्यूड, उनकी वैल्यूज, उनकी पर्सनालिटीज, है ना, कि कैसे वो बिहेव करते हैं देखकर, व्हाट आर द डिफरेंस थिंग कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द फर्म, और क्या फर्म उनको सेम वे में सेम चीजें प्रोवाइड कर पाती है या नहीं कर पाती है, ठीक है। दैट इज कंज्यूमर एट्रीब्यूट। देन डिसीजन मेकिंग या डिसीजन प्रोसेस। व्हाट इज डिसीजन प्रोसेस, कि कैसे लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं बेटा वो कैसे चीजों को सर्च करते हैं और कैसे ही डिसीजन पे आते हैं, कैसे ही ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करते हैं, देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स कितने टाइम में कैसा बेच रही है, कितना बेच रही है, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द वैल्यू फॉर मनी द अदर पर्सन इज सेलिंग। अब वही सेम चीजें मुझे देखनी होंगी, तो वही मेरा डिसीजन प्रोसेस होता है बेटा कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप कैसे करोगे, एंड देन द थर्ड वन इज हाउ टू किक आउट योर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द मार्केट।
Okay. ओके मैम। Now the feedback after the purchase, feedback influences future decision, the firm strategies. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने आपको आज क्लास में पढ़ाया तो आपको कैसा लगा, हाउ यू फेल्ट, तो आप जो जो भी फीडबैक दोगे उसके बेसिस में अपनी चीजें चेंज कर लोगे। अगर आपने बोला नहीं मैम आज आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये चीजें ये कमियां थी, ये था, तो अगली बार हो सकता है कि आपके फीडबैक को मैं अच्छे से लूं और मैं फिर उस चीज पे काम नेक्स्ट क्लास में आके शायद आपको आपके अकॉर्डिंग का लेक्चर मिले, है ना। सो दैट इज हाउ फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, और फीडबैक के बेसिस पे ही आप कैसे परचेज करते हैं, और जो फ्यूचर डिसीजन होता है वो भी आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो फ्लो क्या कह सकते हैं हम कि फर्म से कंज्यूमर का परसेप्शन बनता है जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि उनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो जब वो लोग खरीद लें तो उसके बाद वो फीडबैक दे देते हैं अपना फर्म को या रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। So Nikon's model is clear? Yes, ma'am. यस मैम। एक बार रीड कर लो बेटा, because these are the important part of this particular unit. When you're done with reading all the points of this Nicosia model, do let me know. मैम कर लिया रीड। Okay. किसी को डाउट है बेटा? No, ma'am. Okay. Now the next is Howard Shade model. अब बेटा ये क्या बताता है? One of the most comprehensive model explaining rational decision making. जब हम rational decision making की बात करते हैं, so whenever you come across the word rational, that means कि the person is well aware, सारी इंफॉर्मेशन है, आप उसको पागल नहीं बना सकते हो। अगर वो मार्केट में चीजें खरीदने आया है तो वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही आया है। तो अगर आपको उसको मैनिपुलेट करना है तो यू विल be able to manipulate that person only and only on the basis of the facts that you have. ठीक है? For example, you are the consumer, आपको बाइक खरीदनी है, तो जब आप बाइक खरीदने जाते हो मार्केट में तो आपको पता होगा ना कि आपको कौन से ब्रांड की बाइक लेनी है ना? कौन से शोरूम पे आपको जाना है, कितने सीसी की लेनी है, क्या उसका इंजन होगा, व्हाटसएवर जो भी बाइक की चीजें होती है ना, जो भी एसेसरीज होती हैं, यू आर वेल अवेयर इन एडवांस, है ना। कोई अगर आपको वहां का शॉपकीपर है, वो आपको पागल बनाना चाहे कि नहीं सर इसमें ये है इसमें ये है, तो क्या आप उसकी बात मान लोगे? नो, राइट? वाई? बिकॉज यू आर अ रैशनल कंज्यूमर।
आपको पहले से ही आप इतनी स्टडी करके आए हो जो भी सामान आपको खरीदना है। तो हार्वर्ड स्टेट मॉडल बेटा यही बोलता है कि जो भी आप डिसीजन लेते हो वो आप रैशनल लेते हो, आप अपने सोच समझ के लेते हो, पूरी स्टडी करने के बाद लेते हो। तो कोई आपको ऐसे पागल नहीं बना सकता, कोई आपको ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और आपको अगर कोई मैनिपुलेट करेगा, ओनली उनको आपको पहले एविडेंसेस शो करने पड़ेंगे, फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, डेटा के साथ अगर वो आपके पास आते हैं तो ही वो चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तभी आप उनकी चीजों पे विश्वास करोगे, अदरवाइज आप विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो व्हाट आर द की एलिमेंट्स? स्टिमुलाई फ्रॉम मार्केटिंग, है ना, सोशल मीडिया एनवायरमेंट, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, यू विल बी गेटिंग इट थ्रू द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जो भी ब्रांड होते हैं आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको बताते हैं, प्राइसिंग वगैरह जब भी वो लॉन्च करते हैं, तो सारी चीजें जस्ट लाइक एग्जाम योर आईफोन, है ना। अब एप्पल के जो लोग होते हैं जो नए मोबाइल फोन लॉन्च करते हैं, जैसे 17 उन्होंने किया, अब 18 भी करेंगे, व्हाट्स एवर द सीरीज दे विल बी लॉन्चिंग, सो वो पहले से ही एडवर्टीज में आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे देते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या सोशल नॉर्म, या फैमिली, या कल्चर, सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, है ना। देन परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट आ जाता है। अटेंशन देते हो आप ब्रांड को अच्छे से पढ़ते हो, स्टडी करते हो, ना एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हो कि थ्रू द एडवर्टीजमेंट यू गेट टू नो अबाउट कि ब्रांड किस के रिलेटेड है, या प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। एक अटेंशन या मतलब एक perception ड्रॉ कर लेते हो while you are having when you have seen the advertisement of some particular product of the particular brand। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप उसको परचेस करते हो या नहीं करते हो, आपका इंटेंशन, आपको इंटरेस्टिंग लगा वो प्रोडक्ट या नहीं लगा, है ना। क्या ब्रांड ने आपको सेटिस्फाई किया ना किया, आपको अट्रैक्ट किया नहीं किया, क्या आपको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया, या कन्विंस किया या नहीं किया रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो दैट विल फॉल अंडर द आउटपुट थिंग। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सोजेनस वेरिएबल, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, सोशल क्लास क्या है, जिससे आपके ब्रांड का, मार्केटिंग का, या सोशल नॉर्म, इन सारी चीजों से आपको फर्क ही नहीं पड़ता। बस अब ये आपके एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो वो ब्रांड तो ही आपके लिए वो चीजें कामयाब है, अगर वो नहीं कर पाते हो, इफ यू आर फ्रॉम सम पुअर फैमिली, सम लोअर मिडिल क्लास, तो आप प्रीमियम क्लास के ब्रांड को नहीं अफोर्ड कर पाओगे, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा हो गया। सो वहां पे ये चीजें नहीं होंगी। देन आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, क्या आप अच्छे से कंडक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, सोशल क्लास क्या है, क्या आपको शो ऑफ करना पसंद है या नहीं पसंद है, क्या आप हाई क्लास सोसाइटी में बैठते हो या लो क्लास सोसाइटी में बैठते हो, क्या आपका सोशल सेक्टर क्या है, कि आप अकेडमिशियंस के साथ बैठते हो, बिजनेसमैन के साथ बैठते हो, स्क्रमर्स के साथ बैठते हो। तो ऑल दीज डिपेंड्स, और ऑल दीज फैक्टर्स विल बी इंक्लूडेड इन योर एक्सोजेनस वेरिएबल्स, जो कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, है ना। सो हार्वर्ड चेन मॉडल बोलता है बेटा कि ये जो परसेप्शन, लर्निंग और एटीट्यूड फॉर्मेशन का होता है, इस पे आपको ये देखना होता है कि यू आर रैशनल इनफ, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, सो उसी के बेसिस पे आप अपना परचेज डिसीजन क्रिएट करते हो। क्लियर है? यस। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने स्टेप्स बताए कि इनपुट क्या होता है, फिर आप उसमें ड्यूरिंग क्या होता है, और उसका आउटपुट क्या होता है। सो काइंडली रीड इट।
कर लिया बेटा? Yes, ma'am. Is it clear to everybody? कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, so this is for the day. The next few models we'll be doing in the next class. Okay, and hopefully we'll be having our one offline class on Sunday. Okay, so we'll be covering rest of the models in that class. Is it fine to everybody? Hello? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, जो जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. Okay, good enough. So that is all from my side today. So we will be meeting on Sunday. Okay, in the offline mode. Okay, ma'am. Thank you, everybody. Have a great night ahead. Thank you, ma'am. Good night. Thank you.